कि वो आएँ और आज के कॉल को स्टार्ट करें। तो सर आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं सर कॉल। जी मनीष सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जी, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आज के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं, जब तक मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। सर आपकी स्लाइड ना लेफ्ट साइड में बॉटम की ओर चले जाती है। एक्चुअली हाँ सर, थोड़ा। इसको एक बार बैक करके दोबारा करना पड़ेगा। जी। जी। अभी दिख रहा है एक सर? नो सर, एक तो ड्रैग करके सर खींचेंगे इसको सेट के, वो अभी भी लेफ्ट साइड में बॉटम की ओर है। थोड़ा ड्रैग करके खींचे फिर जूम करें तो शायद हो सकता है हो जाए। नो नहीं सर, नहीं हो रहा है सर। ठीक। वो एक्चुअली वो बॉटम में ही जा रहा है पूरा। तो नहीं सर, तो अभी भी बॉटम में है सर। अब तो वैसे आप कर सकते हैं नॉर्मल। अभी जो पोर्ट्रेट मोड में था ना, उसमें एक बार करके देखें एक बार। यस सर, इसी को थोड़ा जूम कर लीजिए भला क्या सर। ठीक है। इसको आप जूम कर सकते हैं करना चाहें तो। ठीक है सर, इसी को शुरू करते हैं। जी। दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन कॉल जो है वो सेफ्टी के ऊपर है। और क्रिप्टो मार्केट में सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। न केवल क्रिप्टो मार्केट में बल्कि डिजिटल मार्केट में आजकल सबके पास स्मार्टफोन है। और जो रिस्क का जो क्राइटेरिया है, पुराने जमाने में जैसे एक बैग में अपना एसेट लेके चलते थे, तो अपने पैसा रख लिया, कोई कीमती चीज हमारे बैग में अगर है, तो एक चाकू दिखा के किसी ने छीन लिया, या एक फ्रॉड का जो तरीका था वो उसका प्रारूप अलग था। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में वो नहीं है, और बल्कि हमारे मोबाइल से वो बहुत सारी चीजें लोग निकाल लेते हैं। तो इसलिए सेफ्टी की जरूरत हमको, अगर हम स्मार्टफोन लेकर चल रहे हैं तो अ, बहुत ज्यादा है। और हम सबको जरूरी है कि इसमें अवेयर होना। तो ये जो मीटिंग है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमारे स्मार्टफोन के जरिए हमारा जो है लूप होल्स किसी के पास ना जाए। और हमारे जरूरी दस्तावेज, चाहे वो क्रिप्टो हो या बैंक का पैसा हो या कोई जरूरी जानकारी हो, वो हमारे बैंक फोन से जो है लीक ना हो जाए। इसके लिए हम सबको बहुत जागरूक होना पड़ेगा। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते कि हम इसको यूज नहीं करेंगे तो हम चोरी से बच जाएंगे, क्योंकि ये आजकल हर व्यक्ति के हाथ में है, और आने वाले समय में हर व्यक्ति के हाथ में जाने वाला है। तो अगर अपने आप को हम अपडेट नहीं करेंगे तो आने वाले बड़े अपडेट से भी अपडेट नहीं हो पाएंगे।
इसलिए जरूरी भी है और इसको हमको जानना पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा। इससे हम स्किप नहीं हो सकते, इससे हम बच नहीं सकते। तो चूंकि इसी मोबाइल में हमारा जैसे बैंक का सारा एसेस भी इसी फोन में होता है, और क्रिप्टो करेंसी चूंकि डिजिटल वर्ड है तो उसका पूरा का पूरा एसेस भी इसी मोबाइल के जरिए होता है। तो हमको इसका जो है सेफ्टी मेजर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आज का जो मॉर्निंग कॉल सेशन है, मैं इसमें सबको वेलकम करता हूं। और सेफ्टी का जो टॉपिक है, सेफ्टी इज द प्राइम टॉपिक इन फाइनेंशियल मार्केट, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करने के बाद आज हम कुछ जनरल सेफ्टी पॉइंट्स है उस पर भी आज चर्चा करेंगे लास्ट में। और कुछ हमारे जो मिस्टर मिंट में जो अपडेट्स हैं, तो जितना अपडेट्स मेरे पास है मैं उतना अपडेट आज जो है आप सभी को जो है शेयर करूंगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास सेम अपडेट है, कुछ नया नहीं है। लेकिन डेली की मीटिंग में कुछ ना कुछ नए लोग जरूर आते हैं ये सोच के कि हमको कुछ नया अपडेट मिलेगा। तो ऐसे लोगों को भी रेगुलर अपडेट में रहना चाहिए। तो उनके लिए जितना अपडेट्स मेरे पास है मैं उसको आज शेयर करूंगा लास्ट में। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे जो एसेट है उसकी सेफ्टी के लिए क्रिप्टो इज ए एसेट। आज के मार्केट में इंडियन गवर्नमेंट भी इसको मानती है, क्रिप्टो जो है एक एसेट के रूप में देखा जाना चाहिए। और बात भी सही है, क्रिप्टो एसेट के रूप में क्यों देखा जाना चाहिए इसको हम आगे बताते हैं अभी। लेकिन एसेट होने के अलावा क्रिप्टो एक ऐसा चीज है आज की दुनिया में जो करेंसी के जैसे यूज हो रहा है। इसको आप किसी को दे सकते हैं, आपस में चेंज कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफर है, इंटरचेंजेबल है, किसी दूसरे क्रिप्टो में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स है जिसकी वजह से इससे हम कोई चीज खरीद सकते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जो है क्रिप्टो को एज ए करेंसी भी देखा जाता है। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो जैसे इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन, किसी के जरिए ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई सोचता है कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव हो जाएगा तो ये क्रिप्टो करेंसी का जो मूल उद्देश्य जिससे वो बना था वो उसी से हट जाएगा। उसकी वैल्यू मार्केट से खत्म हो जाएगी कि अगर उसको कोई कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा तो। चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई सेंट्रल बैंक हो जैसे आरबीआई, या किसी दूसरे कंट्री का सेंट्रल बैंक, या कोई फंड मैनेजर हो गया, या पब्लिक हो गई। कोई भी कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज बनाया ही नहीं गया है, ये बनाया ही डिसेंट्रलाइज मोड में गया है। तो डिसेंट्रलाइज तरीके से ही काम करता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि या तो कोई भी एक अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं कर रही है, कोई भी नहीं कर रही है, या 100% पब्लिक मिलकर के उसको कंट्रोल कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सबने जरूर सुना होगा बिटकॉइन के नाम। तो बिटकॉइन को जितने लोग उसके यूजर्स हैं, जितने लोगों ने उसको परचेज करके रखा हुआ है, अगर वो सबके सब लोग एक साथ उसको बेच दें तो शायद उसका रेट नीचे गिर जाएगा। और सबके सब लोग उसको मार्केट में जाकर के और परचेज कर ले तो उसका रेट ऊपर चला जाएगा। लेकिन कोई एक आदमी यदि उसको खरीद कर और बेच करके ऊपर ऊपर और नीचे कर देता है तो वो सेंट्रलाइज कहलाएगा एक तरीके से। लेकिन चूंकि ये बहुत सारे लोगों में, हजारों लाखों लोगों में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका कंट्रोल किसी एक बॉडी के हाथ में नहीं है। इवन उसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी किसी एक बॉडी के हाथ में नहीं रह जाता है, वो सॉफ्टवेयर भी इवन डिसेंट्रलाइज बन जाता है। तो इस तरीके के सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कहते हैं, और ये पूरा सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज मोड में काम करता है, जिसकी वजह से कोई भी एक सेंट्रलाइज बॉडी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि इट रिएक्ट्स एज ए अल्टरनेटिव एसेट। ये एक अल्टरनेटिव एसेट है, मतलब एक विकल्प है। एक हमारे जो एसेट हैं उनको रखने का। जैसे हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं, हमारे पास है कि हम अपने एसेट को गोल्ड के रूप में रख सकते हैं, कुछ शेयर खरीद सकते हैं अच्छी कंपनियों के, कम्युनिटी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हम एक शॉप बनवा लेते हैं उसमें और वो शॉप को किराया लेते हैं। तो ऐसी चीजों का एक अल्टरनेटिव है
क्रिप्टो मार्केट के, हम क्रिप्टो भी अपने पास अगर बिटकॉइन परचेज करके रख लेते हैं, इथेरियम परचेज करके रख लेते हैं, कोई भी अच्छी कॉइन परचेज करके अपने पास अगर रख लेते हैं, तो वो एसेट के रूप में माना जाता है। तो ये एक अल्टरनेटिव एसेट है। और यदि हम इसको परचेज करके अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, तो बहुत आसान है इसको एसेस करना, मतलब इस पूरी मार्केट को एसेस करना कि मार्केट कैसे ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इसको वॉच करना, इसको एसेस करना और इसको कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, इसमें सीखने का प्रयास करेंगे, तो आप 2-4 दिनों में ही इसको समझ जाएंगे कि इसको एसेस करना और कंट्रोल करना पूरा का पूरा आपके हाथ में है और इजी है। इसी वजह से शायद आज हम लोग भी इसी मार्केट में काम कर रहे हैं। नोबडी कैन नो, कोई व्यक्ति इस बात को जान नहीं सकता है कि आपके पास कौन सा एसेट है और आपका एसेट कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, किसको आप दे रहे हो, किससे ले रहे हो। जब तक आप खुद किसी व्यक्ति को ना बता दो कि मेरे पास 4 बिटकॉइन है, मेरे पास 20 बिटकॉइन है, मेरे पास 10 इथेरियम है, ये एड्रेस है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप स्वयं लीक कर सकते हो। अदरवाइज कोई व्यक्ति इसको जान नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कोई व्यक्ति इसको ना जाने, आपको इसको सावधानी से हैंडल करना होगा। इसके लिए आपको अपने आप को रेगुलर अपडेट रखना होगा कि हमको कौन कौन सी जानकारी शेयर कर सकते हैं और कौन कौन सी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। मार्केट में इसके क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं और कौन कौन से टर्म क्रिप्टो मार्केट में इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमको जानना और समझना चाहिए। तो इसमें जो टर्म इस्तेमाल होता है मार्केट के अंदर, वो है एक्सचेंज। सबसे पहले एक्सचेंज आता है। एक्सचेंज एक ऑथराइज्ड बॉडी है, ऑथराइज्ड एजेंसी है। ये दो तरीके की होती है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जहां पे हम अपना कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। खरीदने के साथ साथ इसको बेच भी सकते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म आता है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन एक नेटवर्क होता है जिसके ऊपर कोई भी करेंसी जो है ट्रांसफर करती है, उस पर स्टोर होती है। तो हर ब्लॉकचेन का अपना एक नेटवर्क होता है और हर ब्लॉकचेन का इवन अपना एक नेटिव क्वाइन भी होता है, जिसमें वो हमसे चार्जेस पे करती है। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है, उसको जरूरत होती है किसी एक ब्लॉकचेन की जिसपे वो ट्रांसफर करती है। आमतौर पर कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी अलग अलग ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर नहीं कर सकती है, उसको कम से कम एक ब्लॉकचेन चाहिए होता है ट्रांसफर करने के लिए। ब्लॉकचेन की एक और खास बात है कि अपनी खुद की एक वेबसाइट होती है, जहां पर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को जो उस ब्लॉकचेन को यूज करता है, उसके बारे में सारी जानकारी आप पता कर सकते हो कि इसके कितने होल्डर हैं, कब इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर किसी ने ट्रांजैक्शन किया है तो उस ट्रांजैक्शन का नंबर क्या है। जैसे हम किसी को पैसे भेजते हैं यूपीआई से, तो जीमेल सॉरी गूगल पे से जब हम पैसे भेजते हैं, तो वहां पे एक ट्रांसफर नंबर बन जाता है, यूटीआर नंबर हम लोग कहते हैं। तो सामने वाला अक्सर हमसे पूछता है कि भाई आपने पैसे भेज दिए, तो वो यूटीआर नंबर हमको भेजिए। तो यूटीआर नंबर का मतलब हो गया एक ट्रांजैक्शन नंबर, कि हमने किसी को 10 रुपए अगर भेजे तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर जो है, उसको यूटीआर नंबर बोलते हैं। तो ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो एक ट्रांसफर नंबर या ट्रांजैक्शन हैश जनरेट होता है। तो जिससे हमको ये पता चलता है कि वो ट्रांजैक्शन हैश मतलब ट्रांसफर हो गया है। इवन अगर किसी ने ट्रांजैक्शन हैश आपको भेजा है और उस पर ट्रांजैक्शन आपको लगता है कि नहीं हुआ है, तो आप ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे जाके के उसको ट्रेस कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है और कहाँ तक, उस कितने स्टेप हुआ है और कितना स्टेप रह गया है। अगला टर्म आता है वैलेट। वैलेट जैसे सुनने में आता है कि वैलेट का मतलब हमारे पॉकेट में जो पैसा है, लोग कहते हैं अपने वैलेट में कितने पैसे हैं। तो ऐसे ही डिजिटल मार्केट में एक वैलेट होता है, जहाँ पे अपनी क्रिप्टो करेंसी को हम लोग रख सकते हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित होता है और ये डिसेंट्रलाइज ही होता है, ये सेंट्रलाइज नहीं होता है। या अगर कोई सेंट्रलाइज बनाना चाहे तो उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है मार्केट में। हम लोग आमतौर पे जो वॉलेट यूज करते हैं, जैसे सेफपाल हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, ये सब डिसेंट्रलाइज हैं और इसमें जो आपका पैसा है वो सुरक्षित है, बशर्ते उसका जो 12 फ्रीज फ्रेज होता है वो आप किसी के साथ शेयर ना कीजिए।
इवन वो आप अपने मोबाइल के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। उसका स्क्रीनशॉट, उसका फोटो, उसको लिख करके अपने व्हाट्सएप में या कहीं पर अगर आपने स्टोर कर लिया है तो वहां से भी वो चोरी हो सकता है, और अगर वो चोरी हो जाता है तो कोई आपके पैसे को निकाल सकता है। अगला टर्म आता है फंडामेंटल क्वाइन। फंडामेंटल क्वाइन का मतलब ये हो गया कि मार्केट में जितने भी कॉइन बनते हैं सबसे पहले वो एक मेम के बने होते हैं। यानी मेम कॉइन का मतलब एक कॉमन ऐसा कॉइन जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो कभी भी मार्केट में धराशायी हो सकता है, उसका रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, तो ऐसे कॉइन को मेम कॉइन बोलते हैं। लेकिन वही कॉइन जब अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देता है, किसी अच्छी ब्लॉकचेन पे काम करता है, अच्छे अच्छे एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पब्लिक उसको एक्सेप्ट करने लगती है, और उसके कुछ फीचर्स हैं कि वो पब्लिक में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी एक व्यक्ति के पास उसका सारा अधिकार ना रह जाए। इस तरह के फीचर्स जब मेम कॉइन के अंदर आने लगते हैं धीरे धीरे मार्केट में, या वो मार्केट में अपनी जगह बना लेता है, तो वही कॉइन जो है बाद में फंडामेंटल कॉइन में कन्वर्ट हो सकता है। तो मार्केट का कोई भी मेम कॉइन अपने आप को फंडामेंटल में कन्वर्ट कर सकता है, अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखकर। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक कॉइन हो गया, तो जो ब्लॉकचेन अपने नेटिव कॉइन को अपने ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर कर सकता है, ऐसे कॉइन को जो है हम लोग कॉइन बोलते हैं। और जो कॉइन किसी दूसरे की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करता है उसको हम लोग आमतौर पर टोकन बोलते हैं। लेकिन हम आज इस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। हम कॉइन या टोकन बोलेंगे तो उसको समझ लीजिए कि वो एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, कॉइन हो या टोकन हो। दूसरा होता है कि हम अपना खुद का भी रिसर्च करना चाहिए। इस टर्म, चारों टर्म के अलावा हमारे अपने खुद के भी कुछ रिसर्च होने चाहिए अगर हम क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो, कि हमने जो भी क्रिप्टो हमको सजेस्ट किया कर रहा है कोई भी व्यक्ति कि आप ये क्रिप्टो परचेस करके रख लीजिए, ये आने वाले फ्यूचर में अच्छा रिटर्न आपको देगा, तो उसके बारे में हम लोग भी कुछ रिसर्च कर सकते हैं। तो वो रिसर्च क्या है, कैसे करते हैं, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक्सचेंज की अगर बात करते हैं तो एक्सचेंज मार्केट में 800 से भी ज्यादा है। कॉइन मार्केट कैप में भी इवन हम लोग अगर उसको ओपन करते हैं वेबसाइट को, तो वेबसाइट ओपन करने के बाद हमको वहां पे दिखता है कि मार्केट में 800 से ज्यादा अलग अलग एक्सचेंज हैं। इसमें से कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी होते हैं, जैसे पैनकेक स्वैप हो गया, यूनिस्वैप हो गया। आमतौर पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं उनके नाम के साथ स्वैप लगा होता है, क्योंकि वहां पर खरीदने बेचने की व्यवस्था आप हमारे इंडियन करेंसी आईएनआर से या किसी दूसरे कंट्री के जो ओरिजिन करेंसी है, रुपया, दिनार, डॉलर, उससे हम डायरेक्ट नहीं परचेस कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का एक स्टेबल कॉइन होता है जिसको हम यूएसडीटी बोलते हैं। बाइनेंस ने भी अपना एक स्टेबल कॉइन बनाया है जिसको हम बीयूएसडी बोलते हैं। तो इस तरीके की स्टेबल करेंसी के साथ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में हम किसी भी कॉइन को स्वैप कर लेते हैं, मतलब बदल लेते हैं। जैसे पुराने जमाने में हम लोग चावल के बदले गेहूं ले लिया करते थे, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में हम चूंकि स्वैप ही करते हैं, तो इस वजह से उसके नाम के साथ अक्सर स्वैप लगता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो होता है जहां पे हम इंडियन करेंसी के साथ, इंडिया में है तो इंडियन करेंसी के साथ लेन देन कर सकते हैं, या कहें किसी भी कॉइन को सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाकर के हम परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट में अच्छे अच्छे एक्सचेंज हैं, कई हैं। हमको कॉइन मार्केट कैप में अच्छे एक्सचेंज की इवन लिस्ट मिल जाती है। बाइनेंस हो गया, कॉइन स्टोर हो गया, एमएक्स एक्सचेंज हो गया, अच्छे एक्सचेंज में आते हैं। इसके लिए हमको सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करने के लिए हमको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अपना केवाईसी करना होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स वहां पे डाल के, इवन हमारा कुछ कुछ एक्सचेंज ऐसे होते हैं जो हमारा और वीडियो रिकॉर्डिंग मांगते हैं, हमारा चेहरा फेस रिकॉग्निशन मांगते हैं, कि वो देखते हैं कि आप एक लाइव व्यक्ति हैं कि नहीं है। और उनका जो कस्टमर केयर है, एडमिन स्टाफ, वो चेक करता है, 12 से 72 घंटे का टाइम लेते हैं वो लोग, और वेरीफाई करते हैं कि आप एक जेन्युइन पर्सन है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड बना है। तो वहां पर हम जो भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदते बेचते हैं वो उसका डाटा जो है स्टोर होता है, और उस देश की रिजर्व बैंक को, जैसे अपने इंडिया में आरबीआई है, तो वहां पे वो ट्रांसफर होता है कि आज के दिन आपने कितना क्रिप्टो करेंसी खरीदा, किसको भेजा, और कितना बेचा। ये सारी चीजें सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नोट होती हैं।
आमतौर पे ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर हो जाता है। लेकिन फिर भी एक्सचेंज हमसे एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चलता है कि 24 घंटे से लेके 72 घंटे में हम आपका वेरिफिकेशन जो है आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड का और आपका जो चेहरा है उसको जो है वेरीफाई कर लेंगे। अगला टर्म आता है ब्लॉकचेन। मार्केट में 100 से भी ज्यादा अलग अलग ब्लॉकचेन है, जिसमें से जो सबसे अच्छी ब्लॉकचेन मानी जाती है टॉप 10 को मान सकते हैं। और टॉप 10 में भी कुछ दो चार एक्सचेंज ब्लॉकचेन ही है जो पब्लिक सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल कर रही है, जैसे बाइनेंस का हो गया, ट्रॉन का हो गया, सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया। तो ये तीन चार ऐसी ब्लॉकचेन है जिसका यूज मार्केट में सबसे ज्यादा हो रहा है। और ब्लॉकचेन का अपना एक नेटवर्क का नाम भी होता है, जैसे बाइनेंस की ब्लॉकचेन का नाम जो है वेब 20 हो गया, ट्रॉन के नेटवर्क का नाम TRC 20 हो गया, सोलाना के नेटवर्क का नाम SOL है, इथेरियम के नेटवर्क का नाम ERC 20 है। तो ऐसे हर एक ब्लॉकचेन की जो अपनी नेटवर्क होता है उसका एक नाम भी होता है। हम लोग अक्सर एक बातें करते हैं कि आप USDT हमको भेज दीजिए और बाइनेंस के ब्लॉकचेन से भेजिए, मतलब वेब 20 से भेज दीजिए। तो इतना हमको सामने वाले को बताना होता है। तो सामने वाला कोई भी हमको कॉइन अगर भेजता है या हम भेजते हैं तो हम कंफर्म करते हैं कि हम इस नेटवर्क से भेज रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति के पास यदि उस नेटवर्क को उसने यूज किया हुआ है या वो यूज कर रहा है और आप सेम नेटवर्क से उसको क्वाइन भेज रहे हैं, तभी वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। यदि हम किसी और नेटवर्क से अपने क्वाइन को भेज देंगे या उस दूसरे क्वाइन को भेज देंगे तो वो ट्रांजैक्शन जो है फेल हो जाएगा और वो जो क्रिप्टो करेंसी है वो मतलब डिजिटल दुनिया के अंदर खो जाएगी, या ब्लॉकचेन के अंदर ही खो जाएगी। उसका कोई रिकवरी नहीं होता है। इसलिए हमको किसी भी क्वाइन को भेजने के लिए जरूरी है कि नेटवर्क पता कर लें कि उस व्यक्ति को किस नेटवर्क में चाहिए, और हमको भी उसी नेटवर्क में हमारे पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं किसी एक्सचेंज में जाकर। ये सबसे आसान प्रोसीजर है। अगला जो टर्म हो गया वैलेट। तो वैलेट जैसे हमने बताया कि एक डिसेंट्रलाइज ही होता है, ये सेंट्रलाइज नहीं होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथों में होता है। मतलब ब्लॉकचेन को तो बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, एक्सचेंज को बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वैलेट एक ऐसा चीज है जिसको कि सीधे के सीधे केवल हम ही यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो किसी भी वैलेट को हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और जब हम इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो हमको अपने वैलेट में वैलेट 1, वैलेट 2, वैलेट 3 करके अलग अलग पॉकेट बना करके वहां पे क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं। और जब भी हम एक नया पॉकेट बनाते हैं वैलेट के अंदर, जिसको वैलेट 1, वैलेट 2 बोलते हैं, उसको बनाते वक्त हमको वहां पे 12 शब्दों का सीक्रेट फेज मिलता है, जिसको हम सीड फेज भी बोल सकते हैं, सीक्रेट की भी बोल सकते हैं, प्राइवेट की बोल सकते हैं। ये कभी भी किसी व्यक्ति के साथ हमको शेयर नहीं करना होता है, बल्कि सिक्योरिटी की वजह से इसका स्क्रीनशॉट हम लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन जल्दीबाजी की वजह से हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि किसी दूसरे फोन से फोटो खींच लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे फोन में जो भी फोटो या वीडियो है जो हमने खींची है या हमने इंटरनेट से डाउनलोड की है, वो उसको चुराया जा सकता है। तो इस 12 फ्रेज को जब हम दूसरे फोन से फोटो खींचते हैं और वो दूसरा फोन अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उस फोटो को आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कंट्री या उस फोन को बनाने वाली कंपनी उसको एक्सेस कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो कर ले, लेकिन कर सकती है। तो और अगर कर सकती है तो इस बात के चांसेस हैं कि वो 12 फ्रेज उस कंपनी के पास चले जाएंगे, और जो व्यक्ति उसको कंट्रोल कर रहा है सॉफ्टवेयर पे, अगर वो 12 शब्दों के सीक्रेट फ्रेज को नोट कर लेता है और वो भी क्रिप्टो मार्केट का अगर जानकार है, तो वो वहां से आपका सारे वॉलेट को देख सकता है, इवन कंट्रोल भी कर सकता है, आपके वॉलेट से सारा पैसा निकाल सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ उसको शेयर ना करें। दूसरा है कि जो वॉलेट होता है, यदि जैसे ही अगर हमको कभी भी ये डाउट हो जाए कि हमारा वॉलेट लगता है किसी और के पास भी है, कोई और उसको ओपन करके देखता है, तो इसका भी एक तरीका है कि आप
एक नया वॉलेट क्रिएट कर लीजिए, उसके 12 शब्द अलग होते हैं, उसको पेपर और या अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और संभाल करके रखिए, और एक नए वॉलेट से काम कीजिए। वो वॉलेट जो पुराना वाला है, या तो उसको डिलीट कर दीजिए या उससे काम मत कीजिए आप। जैसे अपना एटीएम कार्ड में हमेशा लिखा होता है कि जो आप हमारे 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4, जब एटीएम कार्ड हम लोग एक्सेस करते हैं तो अक्सर सजेस्ट किया जाता है कि हर महीने इसको चेंज कर दीजिए। जब भी आपको लग जाए कि ये नंबर जो है कोई और व्यक्ति जान गया है, तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, या चेंज करने का सजेशन दिया जाता है बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से। तो वैसे ही हमको अपना वॉलेट भी जब भी लग जाए कि हम इसका एक्सेस किसी और के पास है, तो उसको चेंज कर लेना चाहिए, नया वॉलेट इस डाउनलोड करके बना करके पुराना वॉलेट को डिलीट कर देना चाहिए। तो ये सेफ्टी टर्म है, इसको हमको यूज करना चाहिए। और अपने वॉलेट में चूंकि मार्केट की जो सबसे अच्छी और होपफुल जो क्वाइन है, उनको भी 2 4 अच्छे क्वाइन को अपने पास रखना चाहिए। इससे मैं सजेस्ट करूंगा कि हम सब लोगों के पास कुछ ना कुछ बीएनबी, सोलाना, ट्रॉन, यूएसडीटी, एक्सआरपी, ऐसे अच्छे अच्छे क्वाइन होने चाहिए। भले वो छोटी मात्रा में हो, 1,000 500 रुपए के हों, आप धीरे धीरे उसको परचेस कर सकते हैं, तो लेकिन इसको रखना चाहिए। आने वाले समय में ये अच्छा रिटर्न दे करके जाएंगे। अब बात करते हैं कि अपना खुद का भी रिसर्च मार्केट में करना चाहिए, कैसे करेंगे। किसी व्यक्ति ने आपको सजेस्ट किया कुछ ये XYZ जो है बहुत बढ़िया कॉइन है, इसको परचेस करके रख लीजिए, आने वाले समय में ये बहुत अच्छा उछाल मारेगा और आपको अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा। तो अक्सर हम लोग जो है ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं और कुछ उसमें निवेश कर देते हैं। तो हमको उसमें निवेश कर देना, छोटा मोटा अमाउंट तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिसर्च जरूर करना चाहिए कि वो क्या वास्तव में अच्छा उछाल मार सकता है, मारेगा या नहीं मारेगा, उसका क्या है, उसका क्या बैकग्राउंड है। तो हम सब लोग अगर चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी कॉइन को हम लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, जैसे हम गूगल पे कोई भी चीज चेक कर सकते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को भी। कोई भी क्रिप्टो करेंसी में अगर कुछ जरा सा भी इंपॉर्टेंट या कोई खास बात होगी, तो गूगल में उसके बारे में जरूर अच्छी न्यूज होगी। उसके बाद जो सबसे ऑथराइज तरीका है, ऑथेंटिक वे है, कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हम coinmarketcap.com में जाकर के चेक कर सकते हैं, या कॉइन मार्केट कैप का ऐप भी आता है। वहां पे भी जाके अगर हम उस कॉइन को सर्च करते हैं, तो हम वहां पे उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इवन जो नए कॉइन होते हैं मार्केट के, जो एक तरीके से मेन कॉइन होते हैं, उसके बारे में कॉइन मार्केट कैप भी हमको वार्निंग देता है, ऊपर रेड कलर से लिख करके आता है कि ये कॉइन खतरनाक हो सकता है, DYOR, डू एट योर ओन रिस्क। और उसके ऊपर रेड फ्लैग भी होता है। इवन कॉइन मार्केट कैप कभी कभी अच्छे कॉइन का जो है ऑडिट भी कराता है अपने एंड से, और वो ऑडिट की रिपोर्ट भी कॉइन मार्केट कैप देता है कि ये इस कॉइन के बारे में ऑडिट की रिपोर्ट क्या कह रही है। वहां पे एक पॉइंट होता है, उसको टच करके हम सीधे की सीधे उस ऑडिट एजेंसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और उस कॉइन की जो क्या रेटिंग है, क्या उसके पॉइंट हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, या क्या कितना वो बेहतर है, वो सब हम वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपने एंड से भी मार्केट की किसी अच्छी ऑडिट एजेंसी में किसी क्वाइन को चेक कर सकते हैं, जैसे सर्टिक हो गया, डेस्क टूल्स हो गया, डेस्क स्कैनर हो गया। तो इस तरह के जो अच्छी अच्छी ऑडिट एजेंसी की वेबसाइट हैं, वहां पर भी जाके उस क्वाइन को चेक कर सकते हैं कि क्या उसको ट्रेस किया गया है कि नहीं किया गया है। मार्केट की अगर कोई भी अच्छा क्वाइन है, 2 3 साल से 4 साल से वो काम कर रहा है, तो ऑडिट एजेंसी उसको अपने आप ऑडिट कर लेती है। और जो नए क्वाइन होते हैं उनको ऑडिट नई कंपनियां को नहीं करती हैं, उनको किसी व्यक्ति को कराना होता है। मतलब जिस व्यक्ति ने क्वाइन बनाया है, वो व्यक्ति चाह कर भी अपने क्वाइन को ऑडिट करवा सकता है। और अगर वो नहीं कराता है और उसमें कोई खास बात है, तो धीरे धीरे उसको ऑडिट एजेंसी अपने आप ऑडिट कर लेती हैं। जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इन्होंने अपने ऑडिट कभी कराया नहीं है। इसके बारे में ऑडिट कंपनियों ने स्वयं ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट जारी कर दी है कि इसके में क्या खास बात है, क्या खास, कितना खतरनाक हो सकता है ये, क्या कितना बेहतर है। वो कोई भी उसके बारे में जो न्यूज है, वो आपको ऑडिट एजेंसी में मिल जाती है। दूसरा है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो हमको ये पता करना है कि वो किस ब्लॉकचेन पे काम करता है, और ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे जाके
उसके कॉइन के बारे में कई जानकारी, कितने होल्डर हैं, कितनी सप्लाई है, और कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये सब जानकारी हमको ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे भी जाके मिल जाती है। और ब्लॉकचेन की जो जानकारी होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, पिन पॉइंट वो जानकारी सही होती है। तो सब जगह से पता करने के बाद ब्लॉकचेन से भी मतलब ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे जाके भी क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि वो सही जानकारी से कितना वेरी करके मार्केट में दूसरी जानकारी है, या कितना मैच कर रही है। तो जितनी जानकारी अगर मैच कर रही है उतना वो कॉइन अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा हर एक कॉइन का अपना एक खुद का एड्रेस होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जिसको बोलते हैं। वो एड्रेस यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। वही एड्रेस आपको मार्केट में, या मार्केट में कहने का मतलब गूगल में या कॉइन मार्केट कैप में या सर्टिक में, और सीधे वो आप उस एड्रेस को अगर सर्च बॉक्स में पेस्ट करेंगे तो सेम कॉइन आप सर्च करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी एक ही नाम के मार्केट में कई कॉइन होते हैं, तो हमें खोजना होता है कोई और कॉइन, और गलती से उसी नाम का मार्केट में दूसरा कॉइन भी होता है, तो हम दूसरे कॉइन को सर्च कर जाते हैं। कभी कभी ये गलती होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यदि हमारे पास है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किसी कॉइन का, तो उससे किसी भी कॉइन को सर्च करने में ये गलती नहीं होती है। हमको क्या कर चेक करना चाहिए, हमको किसी भी कॉइन की टोटल सप्लाई चेक करनी चाहिए, और टोटल सप्लाई के बाद जितना ज्यादा से ज्यादा टोकन सर्कुलेटिंग सप्लाई में है उसको उतना अच्छा कॉइन माना जाएगा। जैसे कोई कॉइन 100 करोड़ की सप्लाई, टोटल सप्लाई है, तो 100 करोड़ में से अगर 100 करोड़ के 100 करोड़ सर्कुलेटिंग सप्लाई में पब्लिक के पास बटे हुए हैं तो उसको सबसे अच्छा कॉइन माना जाएगा। आमतौर पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ कॉइन जो है वो क्रिएटर के पास होते हैं, बनाने वाले के पास होते हैं। और तो उस जितने ज्यादा कॉइन क्रिएटर के पास होंगे उतना उस कॉइन की क्रेडिबिलिटी डाउन होगी, और उतना उस पे जो है विश्वास कम किया जाना चाहिए। उसका टोकोनॉमिक्स जो होता है, जैसे किसी बनाने वाले ने पहले से डिसाइड किया है कि 10%, 20%, 30% किस किस काम के लिए अलॉट किया गया है, मार्केट में कब वो कैसे काम करेगा, तो वो जो टोकोनॉमिक्स बताया जा रहा है वही टोकोनॉमिक्स जो है हमको ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमको चेक करना चाहिए। और ये भी चेक करना चाहिए कि टॉप 10 होल्डर्स कौन हैं। कभी कभी क्या होता है, जितने भी फ्रॉड या मीम कॉइन होते हैं उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि अ, एक ही व्यक्ति के पास मैक्सिमम कॉइन है, 50%, 80% कॉइन किसी एक ही व्यक्ति के पास है। तो इस तरीके के कॉइन जो है बहुत खतरनाक हो गए कि वो व्यक्ति अगर चाहे तो सारे के सारे कॉइन को बेच करके मार्केट को एकदम से ऊपर नीचे कर सकता है। तो इस तरह की चीजें भी हमको वॉच करनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम चेक कर लें टॉप 10 होल्डर्स कितने हैं। एक चीज और चेक करने वाली होती है कि किसी भी कॉइन की टोटल सप्लाई एक्सचेंज में कितनी है। यानी कि अगर ये माना जाए कि सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर 10 करोड़ किसी कॉइन की है, तो एक्सचेंज में भी कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ कॉइन होने चाहिए, ताकि अगर सभी लोग उसको मार्केट में परचेस करने के लिए आते हैं, उसको बाई करते हैं या सेल करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट उसके प्राइस के ऊपर ना पड़े। इसके लिए कम से कम 10%, 20% या 30% की जो सप्लाई है वो एक्सचेंज में अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोगों को जरूर चेक कर लेनी चाहिए। किसी भी कॉइन का जो बनाने वाली कंपनी है उसने क्या यूज केस बनाए हुए हैं, मार्केट में क्या उसके यूज केसेस हैं, उसके साथ साथ वो और कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, बैकअप में कौन सी कंपनी है, क्या मार्केट के उतार चढ़ाव को वो उसको बैकअप मिल सकता है कहीं से। तो ये सब चीजें हमको ऑब्जर्व करनी चाहिए। और कोई भी क्रिप्टो करेंसी कम से कम 2 या 3 एक्सचेंज में जरूर हो। जितने ज्यादा एक्सचेंज में होगी उतना उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी मानी जाएगी, उतना वो बेहतर है, उतना विश्वसनीय है। और कॉइन मार्केट कैप में या ऑडिट एजेंसी में जो है, जब हम किसी कॉइन को चेक करते हैं तो वहां पे अक्सर वार्निंग या रेड फ्लैग करके कुछ पॉइंट आते हैं। तो हमको उसको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए टच करके कि वो कौन सी वार्निंग है। जरूरी नहीं है कि हमेशा की वो वार्निंग खराब ही हो। तो कभी कभी वो वार्निंग अच्छी भी हो सकती है, और कभी कभी उस वार्निंग के कोई बड़े मीनिंग नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमको उसको चेक जरूर करना चाहिए।
तो ये कुछ पॉइंट हो गए जिसके लिए मैंने आज स्लाइड प्रेजेंटेशन किया था। और आज का प्रेजेंटेशन इस स्लाइड के हिसाब से खत्म होता है, और मैं दो जानकारी आपको जनरल और दूंगा इसके अलावा। तो एक तो ये कि हमारे मोबाइल में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी होता है, और हमारे मोबाइल का एक्सेस किसी और के पास ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि हमको, हमारे पास कोई भी अगर लिंक आता है, चाहे वो व्हाट्सएप पर आए या मैसेज के रूप में आए, तो किसी भी अननोन लिंक को हमको टच नहीं करना चाहिए। किसी ऐसे बंदे ने जिसको हम जानते नहीं है, उसने हमको कोई लिंक भेजा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम टच ना करें, उसको ओपन ना करें। इवन ये जानकारी हमको अपने लोगों के साथ शेयर भी करनी चाहिए। दूसरा हो गया कि जिस व्यक्ति ने हमको भेजा है, हो सकता है वो व्यक्ति को हम जानते हों, लेकिन हमको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो व्यक्ति कितना इनोसेंट है। यानी कि हमारा जान पहचान वाला व्यक्ति तो है, हमारा मित्र है, हमारा रिलेटिव है, लेकिन क्या वो व्यक्ति इतना योग्य और पढ़ा लिखा है कि जिसने वो लिंक को आपको भेजा है, क्या उसने खुद उस लिंक को कभी खोला होगा? आप ये ऑब्जर्व कर लीजिए। यदि हाँ, वो व्यक्ति ऐसा है कि वो चीजों को डील करता है, उसने ऐसा ऐसा लिंक भेजा है कि जो उसने खुद भी चेक किया होगा, तो आप खोल लीजिए। अदरवाइज कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है और आपको लिंक भेज रहा है, तो डाउटफुल है कि भाई उस व्यक्ति ने पता ही नहीं है उसको कि उसने लिंक कितना खतरनाक हो सकता है, और उसने जो है आपको भेज दिया है। तो ये चीजें आपको चेक करना चाहिए। सेम चीज हो गया, कोई अननोन व्यक्ति या इनोसेंट पर्सन आपको कोई फोटो या पिक्चर भेज रहा है, क्यूआर कोड भेज रहा है, तो उसको भी हमको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अपने व्हाट्सएप में ऐसी सेटिंग करके रखिए कि कोई भी पिक्चर यदि आपको भेजता है, पिक्चर या फोटो, तो ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड करने के लिए आपको, और सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट। कोई भी पिक्चर यदि अभी आ रही है सर, कंटिन्यू करूंगी। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। कोई पिक्चर यदि फोटो कोई व्यक्ति भेजता है आपको व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है कि यदि आप उसको चाहो ऑफ कर दो, तो कोई फोटो पिक्चर या वीडियो आपके फोन में डाउनलोड नहीं होगी। आप देख तो रह सकते हो कि आपके पास कुछ मैसेज आया है, लेकिन आप उसको वो अपने आप डाउनलोड नहीं होगी। उसको यदि आप चाहोगे तभी वो डाउनलोड होगी। तो हमको उसको अपने व्हाट्सएप में ध्यान देना चाहिए कि जो लोग हमको रेगुलर मैसेज भेजते रहते हैं या अननोन लोग जो हमको मैसेज भेजते हैं, वो डाउनलोड नहीं होनी चाहिए। इसकी सेटिंग हम लोगों को अपने व्हाट्सएप में कर लेना चाहिए। और एक पॉइंट आता है कि इवन डू नॉट एनी अननोन फोन नंबर। हाँ, कोई फोन नंबर, मैंने वो कुछ पॉइंट लिखे भी हुए हैं इस स्लाइड के अलावा, तो मैं उसको देख के बता रहा हूँ। कल रात में तैयारी किया था इसके लिए कि कोई अननोन फोन कॉल भी अगर आपको करता है अननोन नंबर से, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको अवॉइड कीजिए, उसको मत उठाइए। अगर कोई जरूरी को फोन कॉल होगा, उसने किसी से नंबर आपका लिया है और कॉल कर रहा है, अगर आप नंबर नहीं उठाते हो, आपका कोई काम, इंपॉर्टेंट काम नहीं रुकने वाला है। अगर वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट होगा, वो कॉल इंपॉर्टेंट होगी, दूसरे रास्ते से आपके पास आ जाएगी। तो अननोन नंबर को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हम हमारी जो वॉइस होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आजकल वो तक लोग ट्रेस कर लेते हैं, और हमारी फ्रीक्वेंसी को नोट करके हमारे किसी जानकार व्यक्ति को फोन करके उसके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। इस तरीके का भी फ्रॉड मार्केट में चल रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि अननोन नंबर को ज्यादातर कोशिश करें ना पिक करें। और डू नॉट मेक एनी डील विद अननोन पर्सन। कोई भी फाइनेंशियल डील खास तौर पे किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। जिसको आप जानते ना हो उसके साथ कोई डील मत कीजिए। जब तक आपको भरोसा ना हो जाए, आपको कहीं किसी अननोन व्यक्ति के साथ निवेश नहीं करना चाहिए। और किसी भी ऐसी जगह पर किसी और का निवेश कराना तो बहुत दूर की बात हो गई। निवेश के बारे में एक और चीज बताता हूं कि मैं निवेश हमेशा उतना ही कीजिए जितना आप
मार्केट के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकें। यदि उसका नुकसान हो जाए तो अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं तभी आपको केवल उतना ही निवेश करना चाहिए जितना आप सह सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑफर, बहुत सारी कंपनियां देती हैं कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। और हम लोग लालच में पड़ के अपना कुछ जरूरी चीज एसेट बेच करके बहुत सारा पैसा लगा देते हैं। तो इससे बचना चाहिए। उतना ही निवेश कीजिए कि अगर नुकसान अगर हो जाए तो क्या मैं सह सकता हूँ। यदि आप सह सकते हैं, रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं, तभी आप निवेश कीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम रिस्क लीजिए लाइफ में। लेकिन प्रॉफिट के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ये एक अलग बात है, ये आपका पर्सनल मैटर है। अब मार्केट में एसेट की बात करते हैं। एसेट कितने तरीके के होते हैं? जैसे शेयर मार्केट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, कमोडिटी हो गया, क्रिप्टो हो गया, या कोई शॉप हो गया। मतलब मार्केट में आपने किसी चीज को परचेज किया कि मार्केट अच्छी आएगी तो हम उसको बेचेंगे अच्छे रेट पे। तो ऐसी चीजें एसेट कहलाती हैं। और ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि आपने परचेज किया, जितनी देर में आपने उसको थोड़ा देर अगर होल्ड कर लिया और मार्केट में ऊपर नीचे हुआ और वो आपका पूरा का पूरा पैसा खत्म हो गया, तो वो आपका एसेट नहीं है, फिर वो ट्रेड होता है। और ट्रेडिंग और एसेट में अंतर है। जैसे शेयर मार्केट में आप लगातार ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग जो है वो आपका एसेट नहीं है, फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट में पूरा का पूरा पैसा आपका कंज्यूम रहता है, खत्म रहता है थोड़ी देर के अंदर। तो ये ट्रेडिंग है, ये एसेट नहीं है। हमको ट्रेडिंग और एसेट में फर्क पता करना चाहिए, जरूरी है, हमारे पास होना चाहिए। जैसे हमने कोई शेयर परचेज कर लिया या क्रिप्टो परचेज करके रख लिया और उसको कहीं ट्रेड नहीं किया, अपने पास होल्ड किया है, तो अगर वो अच्छा कॉइन है या अच्छा शेयर है तो आने वाले समय में हो सकता है बहुत ज्यादा उछाल देखने को ना मिले थोड़े समय में, या 1 साल 2 साल के बीच में, लेकिन कम से कम वो जीरो भी तो ना हो। तो इस तरह की जो चीज शेयर हो गया या क्रिप्टो हो गया, वो आपका एसेट है। दूसरा है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। रेट 4 गुना 2 गुना ऊपर नीचे ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो बड़े फ्लक्चुएशन के मार्केट में अगर हम लोग एंट्री कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो यहाँ पे एक बड़ा रिस्क होता है। इस बड़े रिस्क को आप कम कर सकते हैं 2 तरीके से। एक है आपका पेशेंस और एक है आपका नॉलेज। आपको जानकारी लेनी पड़ेगी उसके बारे में और आपको धैर्य रखना पड़ेगा उसके ऊपर। यदि वो अच्छा कॉइन होगा तो आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा। जैसे मार्केट में इथेरियम ने 4 या 5 साल तक लगातार रेट नीचे गिरने के बाद वो 4 या 5 साल के बाद अभी कम बैक कर पाया है। तो अगर अच्छा कॉइन है तो वो कम बैक जरूर करेगा। तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, यदि हम लोग डर के उसको बेच देंगे तो नुकसान हो जाएगा। और रिस्क के साथ एक टर्म हमेशा जुड़ा होता है, वो होता है बड़े प्रॉफिट का। तो जहां बड़े प्रॉफिट का बात आती है वहां पे रिस्क जरूर होता है। और रिस्क से बचने का 2 तरीका है, नॉलेज और पेशेंस। दोस्तों, ये आज का टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है। और हमेशा मॉर्निंग टेक्निकल सेशन में कोई ना कोई अच्छा टॉपिक जरूर होता है। आप लोग मॉर्निंग सेशन में जरूर बने रहिए। और आज की मैं होस्ट को इनवाइट करूंगा कि सर, मेरे तरफ से कोई पॉइंट अगर छूट गया है या आपको लग रहा है कोई जरूरी चीज बतानी है चाहिए ऐसे टॉपिक पे, तो आप बता सकते हैं। और अच्छा, हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया। आज तक की अपडेट के बारे में, मिस्टर मिंट के बारे में। तो मिस्टर मिंट का अपडेट ये है कि डिसेंट्रलाइज पैनल पर माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बारे में सुनील सर ने बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है, एक सेशन भी लिया है मॉर्निंग सेशन की, कैसे हमको माइग्रेशन करना है। और माइग्रेशन के बाद हम सब जानते हैं केवल एक ही चीज का हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा क्वाइन डीलिस्ट होने के बाद कब लिस्ट हो सकता है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, मेरा अपडेट है वो ये है कि आने वाले वीक में, यानी कि दिस वीक में, इस मंडे से लेके अगले मंडे के बीच में हमारा जो क्वाइन है वो कभी भी रिलिस्ट हो सकता है। आप सब लोग तैयार रहिए। तो रिलिस्ट होने की हम सबको बहुत खुशी है और बहुत इंतजार है बहुत दिनों से। क्वाइन मार्केट, सॉरी, क्वाइन स्टोर एक्सचेंज पे ये सबसे पहले लिस्ट होगा। और साथ साथ और भी 1-2 एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, लेकिन क्वाइन स्टोर पे पहले लिस्ट होगा सिस्टम के हिसाब से। और इतनी ही जानकारी है मुझे इस वीक में। ये उम्मीद है कि दीपावली से पहले हम लोगों को अच्छी खबर जरूर मिलेगी।
और मैं मनीष सर को इनवाइट करूंगा एट द लास्ट। मनीष सर प्लीज आप आ सकते हैं। ये सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपडेट्स दिए और लोगों को अपडेट के बारे में जानकारी मिली। और जिस तरह आज आपने बताया कि सेफ्टी मेजर के बारे में क्रिप्टो मार्केट में, तो सभी को जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे क्या सेफ्टी मेजर होती है, इसके बारे में आपने डिटेल में चर्चा करी। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने बताया एसेट क्लास के बारे में, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, या फिर आपका आपका क्रिप्टो ही क्यों ना हो, तो उम्मीद है दी हुई जानकारी लोगों को समझ में आई होगी। और करें, कल मॉर्निंग अटेंड करते हैं, स्क्रीनशॉट लें उसका। या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं तो आप चाहें तो इन्हें गूगल करके, एआई करके आप उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है आपकी नॉलेज को बढ़ाने में। और जैसा कि सर ने बताया कि नॉलेज, दो चीज़ें ही आपको बचा के रखती हैं, एक आपका नॉलेज और एक आपका पेशेंस। यदि आप इन दोनों पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगेन सर, थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया और इतने अच्छे कंटेंट के साथ आपने आपने हमारे साथ आज का प्रेजेंटेशन आपने किया। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट का जो एंड तक हमारे साथ बने रहे। थैंक यू। तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर।